हाँ जी, स्वागत है आपका सिरमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। इन दिनों एक नया बिल आया है जो बहुत ज़्यादा विवादों का, चर्चा का, इन सब का एक कारण बना है। तो क्या है वो बिल? क्या इसके अंदर नए ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं? और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसके अंदर ये वक्फ शब्द का मतलब क्या होता है? इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में जो जानेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा पॉलिटी के कुछ बेसिक आर्टिकल जो एक दो देख लेते हैं, क्योंकि ये उन दो आर्टिकल से जो चीज़ें लिंक होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पड़ा हुआ है। अब आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में कई बार 25 और 26 में अंतर लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो क्या है वो मामला, आर्टिकल 25 क्या है, 26 क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो सारी बातों को पढ़ते हुए फिर अपन चलेंगे वक्फ बिल पर, चलेंगे नए वाले पर। पहली बात, आर्टिकल 25 आप जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ अधिकार है, इंडिविजुअल के लिए मिला हुआ अधिकार है। और एक व्यक्ति को 4 अधिकार दिए गए। सबसे पहला, अपने कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा के हिसाब से धर्म को मानने या ना मानने, यानी कि आस्तिक रहने या नास्तिक रहने का अधिकार। उसके बाद यदि कोई धर्म को मानता है तो फिर आगे फिर 3 अधिकार दिए गए: राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेशन। यानी कि धर्म को मानना, धर्म का अपने हिसाब से आचरण करना और धर्म का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करना, ये अधिकार दिए गए। लेकिन ये सारे अधिकार व्यक्तिगत रूप से, समूह के लिए नहीं है। आर्टिकल 25 जो है वो व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अब ये जो वक्फ वाली अपन बात कर रहे हैं ये आर्टिकल से लिंक होता है। आर्टिकल 26 के 26 में जो अधिकार दिए गए वो ग्रुप के लिए दिए गए, वो धार्मिक संप्रदाय या फिर कहे धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दिए। किसके लिए दिए गए? धर्मार्थ ट्रस्ट, एक ऐसा ट्रस्ट जो कि धर्म के लिए बना हुआ है। उनको कुछ अधिकार दिए गए। क्या अधिकार दिए गए? उनको कहा गया कि आप अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हो, राइट टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। तो ये धार्मिक ट्रस्ट क्या होता है, धर्मार्थ ट्रस्ट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। उनका अधिकार क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर आएंगे अपन वक्फ पर। सबसे पहले बात करते हैं कि ये धर्मार्थ ट्रस्ट होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग डिसीजन में कहा है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात कर रहे हैं, रिलीजियस सेक्ट की बात कर रहे हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ लोग इकट्ठा होके जिनका एक मत है किसी चीज पर, किसी चीज पर एक विश्वास है, उनका एक रिलीजियस डॉक्ट्रिन है, उसमें सब लोग वो विश्वास करते हैं और उन्होंने एक मिलकर कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था जो बना रखी है और उसका एक अलग नाम है, उसे एक धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम दिया जाएगा, रिलीजियस डिनोमिनेशन का नाम दिया जाएगा। फिर से सुन लो कि कुछ लोगों ने इकट्ठा होके जिनका एक कॉमन, एक तरीके से कहें मत है, विचार है, उन्होंने कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है और उसका एक अलग नाम है। सुप्रीम कोर्ट के पास समय समय पर मुद्दे जाते रहते हैं कि क्या ये धर्मार्थ ट्रस्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट इस डेफिनेशन को फॉलो करता है और इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ये जो है वो धर्मार्थ ट्रस्ट है। यदि अपन एक बार और इसको एक और एग्जांपल से समझे, मैं कहूं कि कोई भगवान शिव के विचार को मानता है तो कुछ ऐसे लोग इकट्ठे होकर, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव के विचार को मानते हैं, उनका कोई कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो जाए और उनका एक अलग नाम हो जाए, तो क्या वो धर्मार्थ ट्रस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाकी शर्तों के हिसाब से तय करेगा। इसी तरीके से रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो धर्मार्थ ट्रस्ट है, लेकिन अरविंदो सोसाइटी को मना कर दिया। क्यों भाई अरविंदो सोसाइटी को मना क्यों किया? क्या वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं थे? क्या बहुत सारे लोगों का ग्रुप था? क्या बिल्कुल था। लेकिन क्या उनका एक मत है? क्या एक कोई सिद्धांत है? क्या ना ना, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। अरविंदो सोसाइटी के लोग तो एक तरीके से एक अपन कह सकते हैं कि दार्शनिकता को मानते हैं। उनका कोई एक मत हो कि ऐसा ही करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए अरविंदो सोसाइटी को सुप्रीम कोर्ट ने धर्मार्थ ट्रस्ट मानने से मना कर दिया। अब अपन आते हैं मुद्दे पर, इस बिल से जुड़ते हैं। इसी प्रकार का एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, उसका नाम है वक्फ। वक्फ अपन ये कह सकते हैं कि इस्लाम संप्रदाय के लोग जो इस्लाम को मानते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी
इस्लाम के नाम पर एक तरीके से डोनेट करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? वक्फ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का काम वक्फ के द्वारा जो किया जाता है। मेन काम इसको प्रॉपर्टी को मैनेज करना है, जो कि लोगों के द्वारा, इस्लाम को मानने वाले लोगों के द्वारा डोनेट की गई है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाता है। अब ये तो अपन ने बात कर ली, हमने क्या कहा था आर्टिकल 26 के अंदर क्या बताया गया है? रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना कौन कर सकता है? कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है। अब आर्टिकल 26 के तहत अधिकार क्या दिए गए, एक बार अपन उसको और समझ लेते हैं, फिर अपन मुद्दे पर आते हैं। पहली बात कि इस प्रकार का संस्था बनाने का या फिर ट्रस्ट बनाने का अधिकार दिया गया। जो धर्मार्थ ट्रस्ट की अपन डेफिनेशन देख रहे थे, उस प्रकार का धर्मार्थ ट्रस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। ये रिलीजियस पर्पज से भी बनाया जा सकता है और फॉर एजुकेशन भी बनाया जा सकता है। एजुकेशन वाली बातें आर्टिकल 30 के अंदर एक्सप्लेन कर दी, और रिलीजियस पर्पज से बनाया है तो उसका जो अधिकार है वो आर्टिकल 26 में एक्सप्लेन कर दी। तो आर्टिकल 26 और आर्टिकल 30 के माध्यम से इनके क्या क्या अधिकार हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो सबसे पहले कहा है कि ये बनाने का अधिकार है, उसके बाद इसे मैनेज करने का अधिकार है। मैनेज में क्या? तो अपने रिलीजियस अफेयर्स को, रिलीजियस जो मैटर है उसके बारे में कुछ कानून बनाना, वो सब करना। और दूसरा कि ये जो संस्था है ये किसी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, खरीद सकती है और उसका अधिग्रहण अपने पास में रख सकती है। तो ये जो ट्रस्ट है ये किसी जमीन को अपने पास रख सकता है, और यहीं से शुरू होता है आपके वक्फ प्रॉपर्टी का विवाद। कि वक्फ प्रॉपर्टी ने बहुत सारी ऐसी जमीन अपने पास रखी हुई है, ऐसा जिनके ऊपर आरोप है कि ये जमीन सही मायने में इनके पास नहीं होनी चाहिए। एक फैक्ट ये कहता है कि भारत में जितनी टोटल संस्थाएं हैं उसमें से देखें कि कौन सी संस्था के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा है। सबसे पहले पर आती है अपने रेलवे डिपार्टमेंट, दूसरे पर आती है डिफेंस डिपार्टमेंट, और तीसरे पर आता है वक्फ, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ जमीन जो बताई जाती है। लेकिन आर्टिकल 26 में यह कहा गया है कि धर्मार्थ ट्रस्ट किसी जमीन को एक्वायर कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसके साथ साथ एक लाइन और लिखी हुई, ये कानून के अनुसार होगा, स्टेट लॉज के अनुसार। स्टेट का मतलब यहां पर राजस्थान गुजरात वो नहीं है, स्टेट का मतलब देश। तो देश ने जो कानून बनाया है उसके हिसाब से होगा। अब आर्टिकल 26 को फिर से देखते हैं। धर्मार्थ ट्रस्ट बनाने का अधिकार, ट्रस्ट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। दूसरा उनको रिलीजियस मैटर को मैनेज करने का अधिकार, और तीसरा उनको किसी जमीन को एक्वायर ऑन करने का अधिकार। लेकिन ये सब होगा कैसे? स्टेट का लॉ यानी कि देश का जो कानून है उसके अनुसार। और देश ने अभी एक कानून बनाया है, वक्फ एक्ट या फिर बिल आया है अभी 2024 का, लंबा चौड़ा नाम है लेकिन शॉर्ट में उसको वक्फ बिल के नाम से जाना जा रहा है। क्या इससे पहले भी ऐसे कानून बने? बिल्कुल, आजादी के पहले से ही इसको लेकर ऐसे कानून बने। इसका थोड़ा सा यदि अपन इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले ऐसा कानून 1913 के अंदर ब्रिटिश समय के अंदर बना। इसके अंदर वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उसको वैलिडेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून जो बनाया गया। उसके बाद इसमें 1923 में चेंज हुए, फिर आजादी के बाद 1954 में ऐसा कानून बना, और सबसे बड़े जो चेंज हुए वो हुए 1995 में, 1995। उसके बाद से ऐसे आरोप जो ज्यादा लगने शुरू हुए कि ये जो कानून है इसमें कई कमियां आपने 1995 के अंदर रख दी है। इवन कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ही। तो 1995 के बाद से इस कानून के अंदर कुछ कमियां जो बताई जाती है, और इन सब कमियों को विस्तार में बताते हुए कुछ मूवीज भी बनी है। ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर मूवीज भी बनी है। एक मूवी बनी है आखिर पलायन कब तक, उसमें इस मुद्दे को, एक ऐसे केस को लेकर विस्तार से बताया गया किस तरीके से कई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसे वक्फ प्रॉपर्टी जो बता दिया गया। और अपन ने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तीसरे नंबर पर। अब अपन आते हैं मेन मुद्दे पर कि हाल ही में जो कानून के अंदर बदलाव हुए हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका नाम खूब लंबा चौड़ा नाम है, पर अभी ये क्या है? एक बिल है। बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है? एक होता है बिल जो कि अभी डिस्कशन में है, और जब वो लागू हो जाता है तब वो अपन उसे क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। बिल यानी कि विधेयक जो कि अभी डिस्कशन में है। तो अभी ये डिस्कशन में, अभी एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको भेजा हुआ है। ठीक है, तो क्या है बिल, क्यों विवादों के अंदर है, उन सारी चीजों पर अपन जो बात करते हैं, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सब चीजों। सबसे पहली बात तो इसका नाम बदला है। पहले बहुत सिंपल सा नाम था,
वक्फ एक्ट 1995, लेकिन अब इसका नाम ऐसे कोई लंबा चौड़ा नाम कर दिया, आपको कोई वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर इसका नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये नाम जो वो कर दिया है, आपके कोई खास काम का है नहीं, नाम नहीं याद रखोगे तब भी चले। दूसरा, सरकार ने शुरुआत की सबसे पहले अपनी जमीन से, भाई क्या क्या है इसके अंदर प्रोविजन। सबसे पहले कहा कि सरकारी जमीन, बहुत सारी आपने सरकारी जमीन कई बार देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर कोई धार्मिक स्थान, इस्लामिक धार्मिक स्थान बना हुआ है, क्योंकि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसको लेकर विवाद है कि क्या उसे वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाए या फिर वो सरकारी जमीन है, रेलवे डिपार्टमेंट की है कि किसकी है। तो 1995 वाले के अंदर ऐसे कुछ क्लियर प्रोविजन नहीं थे। इस वाले बिल के अंदर सरकार ने क्लियर प्रोविजन कर दिया कि कोई सरकारी जमीन है वो सरकारी ही रहेगी, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। वो भले ही बिल के अभी आने से पहले की है या फिर अभी आने के बाद की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ये नहीं कहेगा 2024 में है तो इससे पहले वाली प्रॉपर्टी तो मानी जाएगी क्या, ना, इससे पहले वाली भी नहीं मानी जाएगी। तो सरकारी जमीन पर ऐसा कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय जो है वो विवाद का डीएम के द्वारा किया जाएगा। पर यदि वो घोषित हो गया कि नहीं ये सरकारी जमीन है तो वो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सबसे पहले सरकार ने अपनी जमीन की बात की। उसके बाद सरकार आए सामान्य संपत्ति पर, कि किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति थी, अब वो व्यक्ति दावा कर रहा है कि नहीं ये मेरी ही है, और वक्फ दावा कर रही है कि नहीं ये किसी भी कारण से उसके पूर्वजों के कारण उन्होंने ट्रांसफर कर दी, इन सब कारणों से कहा कोई वक्फ कह की तो हमारी है। इस प्रकार के विवादों के बारे में कहा गया। सबसे पहली बात तो कोई भी सामान्य संपत्ति को यदि आप वक्फ के अंदर डोनेट करते हो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मैंडेटरी कर दिया इसे। पहले रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी नहीं था, अब रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी कर दिया कि वक्फ को प्रॉपर्टी डोनेट की है उसका एक अलग से रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। उसके बाद कहा गया कि वही व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर सकता है जो एक्चुअल में ओनर है, उसके पास अधिकार होने चाहिए, वही कर सकता है डोनेट। जैसे मान लो कि भी पिताजी हैं और कोई बच्चा जाके उसका मतलब बच्चा यानी कि जो वयस्क है वो जाके डोनेट करके आ जाए, ऐसा नहीं, जिसके नाम है आज के समय में वही उसको डोनेट करेगा। ठीक है, तो पहली बात रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। दूसरी बात, जमीन को इस तरीके से ट्रांसफर करना है तो ओनर करेगा विद प्रूफ, ओनर होने का उसके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद ये जो रिकॉग्निशन है, पहचान देना, केवल उसके ट्रांसफर करने से नहीं होगा, इसकी पहचान की जाएगी, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा डीएम के द्वारा। और ये साफ मना कर दिया गया कि ओरल रिकॉग्निशन नहीं होगा। कोई व्यक्ति आके कहते हैं हाँ मैं जमीन डोनेट करना चाहता हूं, ऐसे नहीं, कागजी कार्रवाई होगी पूरी। ओरल रिकॉग्निशन को साफ मना कर दिया गया है। रिकॉग्निशन डीएम करेगा, ऑनर होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं कि इसकी अपील, मान लेते हैं अभी भी कोई विवाद है, इसकी अपील कहां की जा सकती है। पहले इसका प्रोविजन ये था कि वक्फ बोर्ड के अंदर अपील की जा सकती है, एक तरीके से वो सुप्रीम अथॉरिटी थी ऐसे मामलों में डिसीजन लेने के लिए। पर लोगों का कहना था कि इसमें तो वक्फ के लोग हैं तो वो हमारे पक्ष में डिसीजन क्यों देंगे, इसकी बजाय एक इंडिपेंडेंट कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि अपील वहां पर की जाए। तो अब अपील का जो काम है वो वक्फ बोर्ड की बजाय उसके ऊपर अपील की जा सकती है, कहां पर, हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। और आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, वैसे भी हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। और संवैधानिक अधिकार होने के नाते हम आर्टिकल 226 रिट के तहत भी, इसके अलावा भी हम जो हाई कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं, तो वो इसे यहाँ पर फिर से लागू कर दिया गया है कि अपील जो की जाएगी वो वक्फ बोर्ड में तो की जाएगी, उसके बाद में हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। वक्फ बोर्ड आज के समय में अब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, हाई कोर्ट में इसकी अपील की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा इसका रेगुलर ऑडिट भी किया जाएगा, समय समय पर ऑडिट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। एक तो नाम देख लिया अपन ने, दूसरा सरकारी जमीन जो है वो वक्फ मानी ही नहीं जाएगी, भले बिल के आने से पहले का हो या बाद का हो। और इसके अलावा डीएम इस प्रकार के विवादों का समाधान करेगा। सामान्य संपत्ति है, रजिस्ट्रेशन पहले करवाओ, उसके बाद में ऑनर होने जरूरी है, डीएम के पास जाओगे, ओरल रिकॉग्निशन से काम चलेगा नहीं, ऑडिट करवाया जा सकता है, अपील करनी है तो कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर जाओ। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है उसके कॉम्पोजिशन को भी चेंज कर दिया गया है। भाई जैसे देखो सेंट्रल लेवल पर एक क्या होता है, वक्फ बोर्ड होता है, के अंडर में अलग अलग स्टेट के अंदर स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्टेट वक्फ बोर्ड है उसकी कंपोजिशन को यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज किया गया है कि एक तो नॉन मुस्लिम सीईओ हो सकता है। पहले तो नॉन मुस्लिम सीईओ होने की कोई प्रोविजन ही नहीं था, मतलब कि हो ही नहीं सकता था, रिस्ट्रिक्शन ही था पूरी तरीके से।
अब ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम ही होगा सीईओ, लेकिन ये कह दिया है कि नॉन मुस्लिम सीईओ हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं को पहली बार एंट्री दी गई है। इससे पहले कोई भी महिला सदस्य वक्फ बोर्ड के अंदर, स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं हो सकती थी, अब महिलाओं को पहली बार एंट्री दी है। और 2 नॉन मुस्लिम जो मेंबर हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से इस कानून के अंदर जो बड़े बदलाव हैं वो इसके कॉम्पोजिशन में किए गए हैं। सामान्य जो संपत्ति है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां विवाद का समाधान होगा उसको लेकर, सरकारी जमीन को लेकर और नाम को लेकर, ये 4 बड़े बातें इसके अंदर की गई। अब इसके फायदे क्या हैं तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो, उसमें कुछ पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि एक एक चीज जो है वो कागजी कार्रवाई हो रही है, ओरल रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो विवाद हैं वो कम होंगे, क्योंकि पहले विवाद ज्यादा होते थे, अब आप हर चीज को मैंडेटरी कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन को कागजी कार्रवाई कर रहे हो, उसकी वजह से विवाद क्या होंगे, कम होंगे। सरकारी जो जमीन है वो सरकार को कुछ मामलों में कुछ जगह पर वापस मिल पाएगी। तो इस प्रकार के कुछ फायदे जो आपको इस बिल के बताए जा रहे होंगे अलग अलग जगह पर। तो इसी प्रकार की बात है, पारदर्शिता में सुधार होगी और जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उनके अंदर कमी होगी। और कानूनी विवादों को सरल बनाना, पहले कानूनी विवादों में इतने पेंच है, तो अब उससे चीजों का सरलीकरण हो गया कि ये चीज यहां होगी, इसकी अपील यहां की जा सकती है, इसका रजिस्ट्रेशन ये व्यक्ति देखेगा। और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपके वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़ा है। ये सारे फायदे हैं। विवाद क्या होंगे आप खुद ही अनुमान लगा के देख लो। पहला तो क्या कहा जाएगा कि आर्टिकल 26 का ये क्या है, उल्लंघन है, वायलेशन है। क्योंकि आर्टिकल 26 क्या कहता है कि जो ट्रस्ट है वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को ऑन एंड एक्वायर कर सकता है, लेकिन एंटी आर्गुमेंट में क्या आएगा कि भाई उसमें आगे ये भी लिखा हुआ है स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको ये भी पता है आर्टिकल 25 और 26 पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ लिमिटेशन लगाई हुई है। क्या लिमिटेशन लगाई हुई है, तो भाई आपको पब्लिक हेल्थ, मॉरलिटी, अदर फंडामेंटल राइट, उनका भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 26 के तहत जो भी और 25 के तहत जो भी अधिकार है, इनमें बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखना है, अदर फंडामेंटल राइट का भी ध्यान रखना है। तो ये यदि राइट टू प्रॉपर्टी का या फिर आर्टिकल 14 का वायलेशन है, तो वैसे भी आर्टिकल 26 कोई एक वो नहीं है कि आपको इसको लागू करना ही पड़ेगा। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि ये आर्टिकल 26 का उल्लंघन है, धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इससे सरकारी नियंत्रण के अंदर जो वृद्धि हो जाएगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल हर जगह पर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ही अब तय कर रही है कि डीएम इसका विवाद का निस्तारण करेगा। गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में मैंडेटरी है। इवन गवर्नमेंट जो है वो आपके वक्फ बोर्ड में कौन होगा, तो महिलाएं होना जरूरी है, गैर मुस्लिम जो हो सकता है, वो सब भी गवर्नमेंट तरीके से डिसाइड कर रही है। तो यहाँ पर सरकारी नियंत्रण जो है वो वक्फ बोर्ड के ऊपर एक तरीके से बड़ा है। और नॉन मुस्लिम को शामिल करना, इसको लेकर भी काफी विवाद है कि जब ये धार्मिक ट्रस्ट है, धर्म के लिए बना हुआ है, तो इसमें नॉन मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है, सीईओ बनाने का उनको क्या औचित्य है। ठीक है, ये कुछ विवाद है और इन विवादों में वृद्धि की संभावना है। तो ऐसे कुछ चल रही है। तो अभी जो है सरकार ने क्या किया, इसको सरकार ने अभी इसको जेपीसी के लिए भेज दिया। जेपीसी क्या होती है, तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसको ये भेज दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी तक क्या पूरी बातें थी, और आगे आने वाले दिनों में इसमें क्या कुछ सुधार होते हैं, कोई बदलाव होते हैं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। ये कैसा आर्टिकल था जो कि डेली डीप डाइव में आपको मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, और डेली डीप डाइव को अपन कोशिश करेंगे अधिकतर को वीडियोस के माध्यम से उसे एक्सप्लेन भी कर दिया जाए, और वो एग्जाम में किस तरीके से कहाँ पर कौन सा पॉइंट आपके काम में आ सकता है, उन सब बातों को अपन जो समय समय पर डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो और ये टॉपिक किस तरीके से लगे, क्या इसे कंटिन्यू किया जाए, किस तरीके से इसको और ठीक किया जाए, या फिर जो भी आपके सुझाव हो पर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।